अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी जंग है वो तकरीबन 27वें 28वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त तक सदर ट्रंप साहब कमोबेश दर्जनों जो है यू टर्न ले चुके हैं। मुख्तलिफ बयानात, कभी 6 दिन की एक्सटेंशन, आप कह रहे हैं कि 10 दिन मज़ीद जो है मैं इजाफ़ा करूँ और मुख्तलिफ जो तनसीबात है उस पर हमला नहीं करूँगा। लेकिन आपसे कुछ देर पहले जो है एक हमला रिपोर्ट हुआ और आज शायद उसका जवाब भी दिया जाए और ये जंग जो है एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। एक मरतबा फिर सैयद नासिर बाशिराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर हैं और बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। क्या देख रहे हैं शिराई साहब, आप इन 27 दिनों में क्या तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यानी 28 फरवरी से ये शुरू हुए उस दिन को भी शामिल करें और 27 दिन आज के हो गए तो ये 28 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है हो गए। तो अब आप देखें कि थोड़ा रिवर्स गियर लगाते हैं तो आप देखें कि एक वक्त में अमेरिकन हेजमनी की पोजीशन ये थी कि उसका बहरी बेड़ा एक मुल्क के सदर को उठा लेता है, एक पूरा एरिया जो है उसको टेक ओवर करने की बात कर लेता है, वहाँ से बैठ के वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल जो है एक्सर्ट करता है। लेकिन वही अब अपने दुनिया का सबसे बड़ा अवेलेबल जो बहरी बेड़ा है, और जब मैं बहरी बेड़ा कह रहा हूँ तो ये बेसिकली इसको हम स्ट्रेटजिक कैरियर शिप कहते हैं। तो ये तकरीबन 7 से 8 डिस्ट्रॉयर उसके साथ होते हैं और ये एक पूरी सीरीज़ और चेन ऑफ शिप्स जो है वो होती है। तो 2 बड़े जो उनके हैं, जो सबसे बड़ा है वो जेरड आर फोर्ड है और उसके बाद जो है वो इब्राहिम लिंकन है। ये अमेरिकन मिलिट्री माइट की इलामत है। इनको खित्ते में भेजता है और ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए एक माहौल बनाता है। 2 अमेरिका के इस रीजन के अंदर उनके जो बेसिस हैं, 28 मेन बेसिस हैं जो डायरेक्टली इस रीजन के अंदर आते हैं। ये रीजन की बेसिस जो हैं जिनमें सेंटकॉम का हेडक्वार्टर अल उदैद है, जिनमें 5th फ्लीट जिसकी पूरे मिडल ईस्ट और साउथ एशिया जिसकी डोमेन है वो बहरीन में मुस्तकिल है, जिसमें इनके बेस्ट स्ट्रेटजिक जो बैकअप है जिसमें रिफ्यूलिंग और दीगर हैं वो किंग एयर बेस के ऊपर है। फिर इनका जो सबसे ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन और सर्वेलेंस सिस्टम है वो कुवैत और इराक़ के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, और लॉजिस्टिक जो है वो तकरीबन यूएई के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। तो ये अड्डे भी इनके अपनी जगह पर पूरी मिलिट्री माइट की इलामत से थे। 3 अमरीकी जो एयर सुपरियॉरिटी है इसका सहर था कि उनके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है और ईरान की फ़िज़ाओं के ऊपर उनकी हाकमियत जो है वो कायम हो जाएगी, और वो एक अरसा उन्होंने ये अपने ज़ोन में ये कहा कि हुई है। और चौथा ये कि बिल आखिर उनको ये था कि हमारा डिफेंस सिस्टम वी आर इनविंसिबल, और वो इतना ताकतवर है कि 2000 किलोमीटर दूर तक इसराइल तक जो है ना वो हमने 14 दिनों जंग के अंदर देख लिया है, 12 रोज़ा जंग के अंदर कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है और हमने उसके मुताबिक तैयारी कर लिया हम उस सारे को। तो इन 27-28 दिनों में सिचुएशन ये हो गई है कि जेरड आर फोर्ड न्यूयॉर्क टाइम्स के बकौल 30 आवर्स की कंटिन्यूस आग लगने के बाद वो जो है वो रिटायर हो चुका है और वो वापस इस वक्त अमेरिका की तरफ आज़म सफ़र है, चूँकि अगर वो फौरी रिपेयर ना हुआ तो वो इररिपेयरेबल डैमेज हो जाएगा। ये आग और वाकई लॉन्ड्री की वजह से लगी थी? नहीं, ये लॉन्ड्री तो बना, लॉन्ड्री में कहाँ इस तरह के शिप्स में लॉन्ड्री लगती है, ये तो ईरानी मिसाइल के नतीजे में लगी। अच्छा। और फिर उन्होंने अब तस्लीम कर लिया है कि ये जो प्रोजेक्टाइल फायर हुए थे तो इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें उनका तमाम इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम था वो डैमेज हो गया है, उनके बेड्स और वो उनकी जो अकोमोडेशंस थी वो डैमेज हो गई हैं, अरशा डैमेज हो गया है। प्रैक्टिकली अब वो जहाज़ों को लैंड करने की सलाहियत जो है वो भी खो बैठा है। तो अल्टीमेटली इनको जो उनके ऊपर शिप्स थे डॉक के ऊपर, उनको अलग कहीं मुंतकिल करना पड़ा और जहाज़ को वापस भेजना पड़ा, यानी रख ही नहीं सकते थे, अगर रखते तो वो सिंक कर जाता। इसी तरह इब्राहिम लिंकन जो है उस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि 100 जो है वो मिसाइल दागे गए। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या होगी। उसका डॉक जो है वो डैमेज हो गया और अल्टीमेटली उसको भी जो है वो रिटायर होना पड़ा। अब उसकी जगह पर हैरी ट्रूमन भेज रहे हैं और एक और जहाज़ 82 एयर बोर्ड डिवीजन जो है उसको भेज रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या है कि अमेरिकन जो नेवल माइट है वो क्लैप्स कर गई। तो अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ईरान ने ग्रेजुअली तकरीबन इस रीजन के अंदर जो पैट्रियट थे, फिर उसके बाद जो थर्ड के मोर एडवांस्ड वर्जन थे, फिर इसी तरीके से जितनी
सर्विलियंस सेंटर्स थे वो सारे के सारे उड़ा दिए हैं। लिहाजा कोई 70% जो है वो अपनी कैपेसिटी खो बैठा है, कोई 50% खो बैठा है, कोई 100% खो बैठा है अड्डे। तो 28 में से बेशतर अड्डे जो हैं वो पार्शली या फुली डैमेज जो है वो हो चुके हैं। और अमेरिका के वो अड्डे जो इस खित्ते के अंदर सिंबल थे कि हम गल्फ़ को प्रोटेक्ट करेंगे, न फ़कत ये कि गल्फ़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सके बल्कि वो अमेरिका को और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। तो ये सेकंड चेंज इन इक्वेशन है। तीसरा, अमेरिकी एयर सुपीरियरिटी का, अब मैं फिर CNN की रिपोर्ट दे रहा हूँ। CNN ने ये ख़बर ब्रेक की, फिर मैंने बाद में उसके ऊपर अल जज़ीरा के ऊपर देखा। आज BBC ने, BBC वेरीफाई के नाम से, आपको पता है कि जो वो किसी चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो मुकम्मल डिटेल देते हैं। तो आज BBC ने F-18 को ईरानी मिसाइल से हिट करते की वीडियो जारी की है। और ये आज हुआ है? जी आज हुआ है, आज जब हम 27 तारीख को रात बात कर। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा सिंबल है वो F-35 है। और F-35 जो है उसको लॉक होना और उसको हिट होना, इसकी वीडियो जारी हो चुकी है, जिसको CNN ने जारी किया है और अमेरिका ने भी कबूल किया है कि हाँ ये डैमेज हुआ है। सिर्फ ये फ़र्क है दोनों के दरमियान कि ये कहते हैं कि ये इर्रिपेरेबल है और वो कहते हैं कि नहीं, ये दोबारा रिपेयर हो जाएगा। ये जहाज़ एल्फी लगने से मुरम्मत नहीं होते, ये कागज़ नहीं है, इनको मुरम्मत करने के लिए लॉक एंड मार्टर भेजना पड़ेगा और ये सालों का काम है, ये दिनों का काम नहीं है और ये काबिल मुरम्मत भी नहीं है। सिर्फ ये है कि चूँकि ये बहुत कीमती जहाज़ होते हैं तो इनमें इतनी कैपेसिटी ज़रूर होती है कि इस तरह की ये एमरजेंसी लैंडिंग कर लेते हैं। फिर अब आप ये देखें तो एयर सुपीरियरिटी का मिथ जो है वो भी टूट गया और अब तकरीबन ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक तकरीबन 20+ स्ट्रेटेजिक जो एयर फोर्स के तैयारे हैं वो हिट हो चुके हैं, जिनमें उन्होंने MQ-900 जो है वो उसको भी दिया है और रीपर जो उनका उसको भी दिया है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर की है। फिर आप ये देख लें कि इस सिचुएशन के अंदर अमेरिका आया था कि मैं कंट्रोल करूंगा ईरान के ऊपर। इस वक्त पूरी दुनिया की तवानाई और पूरी दुनिया की इक़्तिसाद का जो कंट्रोल है वो जमहूरी इस्लामी ईरान के पास है और अमेरिका अपने तमाम अलाइज के साथ मिलकर भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ओपन करा सके। तो आज की क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन एयर पावर ख़त्म हो गई है, उनका डिफेंस सिस्टम पूरे एरिया के अंदर प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो गया है। पहले 15 मिनट तक का टाइम होता था जिसको हम अमूमन रिस्पांस टाइम कहते हैं, अब जो है वो 1 से 2 मिनट पर भी आ गया है इसराइल तक। और बाज़ औक़ात ये सूरत हाल होती है कि वो 1 से 2 मिनट भी नहीं होता, यानी हत्ता अलार्म ही नहीं बजते और अल्टीमेटली जो है जब सायरन ही नहीं बजते तो फिर लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। भगदड़ में मारे जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो और जो इसराइल की भी बात कर लें चूँकि साथ ही, तो इसराइल की जो सबसे बड़ी आप कह लें कि प्रेस्टीजियस एरिया था, जैसे पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो कहूटा है जो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक सिंबल है, उनका डेमूना है। तो डेमूना जिस बुरी तरह हिट हुआ है और उस रात को नेतन्याहू ने कहा कि मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन रात है, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ सिचुएशन क्या है। और दर्जनों लोग मारे गए जो सारे के सारे मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे या उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे या उससे रिलेटेड जो है वो लोग थे। तो आज सिचुएशन ये है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इज़राइल का, उसने कह दिया है कि हम जो है वो 12 फ्लैग्स जो है वो रेज़ कर रहे हैं, यानी हम प्रैक्टिकली जंग जारी नहीं रख सकते इसलिए कि हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं रह गई, हमारे पास बैकअप नहीं रह गया, हमारे लोग थकावट का शिकार हो गए हैं, हमारे पास जो रिजर्विस्ट हैं वो जंग के लिए आमादा और तैयार नहीं है, हमारे जो इंटरसेप्टर्स हैं वो अब हमारे पास नहीं रह गए। और उसके बाद अपोजिशन लीडर जो उस मीटिंग में मौजूद थे कैबिनेट की ब्रीफिंग के लिए, उन्होंने बाहर निकल के जो है लिपर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने कहा है कि हमारी जो फ़ौज है वो एट मैक्सिमम जो है वो लड़ रही है। चीफ ने ये कहा है कि हमारी जो फ़ौज है एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, ये चीफ ने कहा है। और उसके बाद जो है वो इसने लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बाहर बयान करके ये कहा है कि अगर अब हमारी हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हमें पता नहीं था, यानी हम अपने सामने देख रहे हैं कि हम जो है वो बदतरीन शिकस्त से 2-4 हो गए। तो इक्वेशन ये है कि ईरान ने टिट फॉर टैट, आई फॉर एंड आई की इक्वेशन कर दी है, खा वो मिलिट्री की हो, खा वो इक्तसादी उसकी हो, खा वो एनर्जी की हो। ईरान ने इनके तमाम एसेट्स को हिट कर दिया है, ईरान ने इस खित्ते के अंदर अपनी ताकत जो है वो शो कर दी है, अमेरिकन सुपीरियरिटी का भरम जो है वो डिवास्टेट कर दिया है। और बहुत ज़बरदस्त, मैं इस बात से कंक्लूड करूँ कि शायद दुनिया की तारीख में इस तरह नहीं हुआ, ईरान ने एक ज़बरदस्त मीडिया वार लड़ी है और उस मीडिया वार में हत्ता वो मिसाइलों का रोल भी आप नहीं भूल सकते, हर मिसाइल को एक सिंबल के साथ उन्होंने रवाना किया है, ये फ़लाँ के लिए, ये फ़लाँ के लिए, ये फ़लाँ के लिए है। तो आप ये देखें कि उन्होंने फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट से लेकर आज पाकिस्तान की हिमायत तक और कश्मीरियों की हिमायत तक उन्होंने हर चीज़ को जो है
وہ ग्लोबल कर दिया है। ये वो मीडिया है जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। इसको इंटरनेशनल मीडिया को भी देना पड़ रहा है, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देना पड़ रहा है, और इसको जो है सोशल मीडिया में तो आ ही रहा है। तो इस सारी जंग को अगर आप कंक्लूड करें तो वाज़े तौर पे मैंने आपसे गुफ्तगू से पहले जर्मन वज़ीर दिफा की बात सुनी, मैंने अमेरिकी कांग्रेस की डिटेल्स सुनी, मैंने यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसकी डिटेल सुनी है। सबका कंसेंसस है कि अमेरिका और इजराइल मुश्तरका तौर पर ये जंग हार चुके हैं, और ईरान जो है उसका न फ़कत ये कि अपर हैंड है बल्कि ईरान प्रैक्टिकली अमेरिका को शिकस्त दे चुका है। अब जो प्रोलॉन्ग करेगी तो अल्टीमेटली खून खराबा ज़्यादा होगा, लेकिन 28 दिन का रिज़ल्ट ये है कि ईरान ने जो कहा था वो साबित कर दिया है, और अमेरिका ने जो क्लेम्स किए थे और जो स्ट्रेटजीज बयान की थी वो सब फेल हो गई हैं। वो रजीम चेंज नहीं कर पाए, वो अनकंडीशन सरेंडर नहीं कर पाए, वो सिपाही पासदारान को हथियार डालने पे आमादा नहीं कर पाए, और वो डिसइंटीग्रेट ईरान को नहीं कर पाए। ईरान ब्लिड है, बहुत ज़्यादा उसका खून बहा है, बहुत ज़्यादा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, लेकिन दे आर स्टैंडिंग फिर्म, वो पूरी महकम और मजबूती के साथ मैदान के अंदर खड़े। अच्छा, ये सदर ट्रंप साहब के जो बयान आप देख रहे हैं, पहले 6 दिन खुद पर कह रहा कि मुझे सुप्रीम लीडर तक बनाने की जो है वो ऑप्शन देगी, माशाल्लाह ये सुन के सारे लोग हंस भी रहे थे। आज अचानक उसने फिर 10 दिन का कर दिया, लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने सुना है कि कोई जो वाटर सप्लाई थी उसके सखायर थे उसको निशाना बनाएगा। तो फिर ये रात कैसी देख रहे हैं आप? मुझे ये रात एक संगीन रात लग रही है, इसलिए कि उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर हैवी वाटर प्लांट के ऊपर अटैक किया है। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, अगरचे अभी तक जो है वो ताबकारी खारिज नहीं हुई, लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ईरान ने पहले से अनाउंस किया हुआ है, और उन्होंने कहा कि अब आई फॉर एन आई नहीं बल्कि हेड फॉर एन आई होगा। आप आई करेंगे, आपको हेड देना पड़ेगा। ईरान ने उसके जवाब में एक लिस्ट जारी कर दी है, जिस लिस्ट में इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट शामिल है, जिसमें बहुत स्ट्रेटेजिक इनकी कंपनीज़ हैं। और आपको पता है कि अमेरिका किस वजह से जाना जाता है? कारपोरेट सेक्टर की वजह से। अमेरिका कैपिटलिज्म का सिंबल है। अगर कैपिटलिज्म का जो असल आप कह लें कि बुनियाद है वो कंपनीज़ होती हैं। अगर जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, अगर वो उनके हेडक्वार्टर्स वो हिट होना शुरू हो जाएँ तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट आता है, और उसके नतीजे में पूरी दुनिया की जो आर्मी है वो इकॉनमी है वो एक ग्रेटर रिसेशन में चली जाएगी। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त वो रिसेशन स्टार्ट होने वाला है, और ये रिसेशन जो है ना, ये हम जैसे गरीब मुल्कों को तो हॉन्ट करेगा ही करेगा, लेकिन हम जिस ज़िंदगी के आदी हैं ना, हम फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन वेस्ट जो है वो क्लैप्स करेगा, वो नहीं सर्वाइव कर सकता। तो आज की जंग में मुझे ये लगता है कि रीजन के अंदर अमेरिका और इजराइल के जो कारपोरेट इंटरेस्ट हैं वो बुरी तरह निशाना बनने वाले हैं, चूँकि इनिशिएट उन्होंने किया है, और भुगतना जो है वो यकीनी तौर पे उनकी कंपनियों को पड़ेगा। जहाँ पर इसराइल होगा वहाँ पर कतर, यूएई और ये बहरीन और कुवैत, इन ममालिक में भी जहाँ पर कंपनीज हिट होंगी। देखिए, ममालिक में कंपनियां अगर अमेरिका और इजराइल की हैं, और अमेरिका और इजराइल के अड्डे भी मौजूद हैं, तो तमाम दुनिया के कवानीन के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन के कवानीन के मुताबिक भी वो आपके जिसने आपके ऊपर हमला किया हुआ है, जारे है, वो आपका लेजिटिमेट राइट है कि आप उसको टेक ऑन करें जहां वो आपको मिले। तो उनको ये पूरा राइट है। ये टाइम है असल में इन कंट्रीज़ के लिए, आपने बिल्कुल अहम बात की है, ज़बरदस्त टाइम है कि ये बाकायदा ऐलान करें कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए। अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाए तो मैं समझता हूँ कि किसी तरह का कोई इनका इक्तिसादी नुकसान नहीं होने वाला, और फिर ये ईरान के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। जब जरूरत नहीं है तो फिर भुगते, जरूरत तो हाँ, या अमेरिका को आंख दिखानी पड़ेगी, या ईरान के साथ शेक हैंड करना पड़ेगा, तीसरा रास्ता नहीं है। ये जो करें कि बेहतरीन आपने जो है ना हमसायगी का मुजाहरा नहीं किया, आपने हमारी सॉवरेंटी का ख्याल नहीं रखा, इसको कैसे देख रहे हैं? वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अभी तक मजम्मत तो नहीं की इजराइल की, अमेरिका की, लेकिन नहीं, अपने ऊपर हमले। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसी के जवाब देता हूँ। ईरान जब कहता है कि मेरे ऊपर अमेरिका ने अटैक किया हुआ है और इसराइल ने, तो वो बताता है कि मेरी ये लीडरशिप शहीद होगी मिलिट्री की, मेरी ये पॉलिटिकल लीडरशिप शहीद होगी, मेरी ये मजहबी लीडरशिप शहीद होगी। वो डाटा देता है कि मेरे बिनाब स्कूल के ऊपर हमले में इतने बच्चे शहीद हुए, मेरे कितने 100 हेल्थ सेंटर अटैक हुए, मेरी कितनी एम्बुलेंसेस अटैक हुई, मेरे कितने वजारतों के दफातर हिट हुए, मेरे कितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जिसमें मिलिट्री के जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो हिट हुई हैं, ठीक है, कितनी दवाइयों के जो इंडस्ट्री है वो हिट हुई है, ये डाटा देता है। क्या आज तक इन तमाम कंट्रीज़ में किसी के पास ये डाटा है? इनका कोई वजारत हिट हुई है? इनके किंग्स या इनके शेखडम का कोई घर या इनके जो महल्लात हैं उनमें से कोई हिट हुआ है? क्या ईरान के निशाने पे कोई शक है? क्या इनके जो बड़े बड़े बुर्ज अरब और बुर्ज दुबई वगैरह क्या वो हिट हुए?
ابھی تک نہیں ہوئی, سوائے ایک آدھ پام جمیرہ کے اوپر جس میں امریکی فوجی گئے ہوئے تھے, ورنہ وہ بھی نیچے ہوٹل تھا. جو بڑے بڑے ان کے اسکائس ریپر ہیں وہ کوئی ہٹ ہوئے, اور کیا ان کی وزارتوں کے ہیڈ کوارٹر وزارتیں ہٹ ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی ہیں. لہٰذا یہ ایک ایسا چیپٹر ہے کہ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ایران نے آپ کو نشانہ نہیں بنایا. کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے, لیکن ایران کا نشانہ امریکن فورسز ہیں, اور اگر آپ امریکنز کو نکال دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ ایک گولی بھی آپ کی طرف نہیں چلے گی, لیکن اگر آپ امریکنز کو جو ہے وہ لاجسٹک بھی پرووائڈ کریں, ان کو اپنے اڈے بھی دیں, ان کو ہوٹلز بھی پرووائڈ کریں, ہاں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں, تو پھر آپ لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہیں. آخری سوال, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ اگر طویل ہوتی تو ایران کتنا تیار ہے؟ کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں جناب کہ اسرائیل میں امریکی طیارے آ رہے ہیں, اسلحہ ڈپلائے ہو رہا ہے, آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک ایسا ملک ہے جس کے ہمسائے بھی ساتھ نہیں کھڑے. جنگ اسلحے سے نہیں لڑی جاتی ہے, عزم و ارادے سے لڑی جاتی ہے, ایمان سے لڑی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں, ایران کے پاس تو ٹاپ لیڈرشپ شہید ہو چکی تھی. ایران نے کتنے دن ٹاپ لیڈرشپ کے بغیر, نئی لیڈرشپ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی, 9 دن ایران نے لیڈرشپ کے بغیر جنگ لڑی ہے. آپ کو کوئی فرق نظر آیا؟ ایران کے ہر ایک پرچم بردار کے بعد دوسرا پرچم بردار شہید ہوا ہے. ان کے ملٹری کے ہیڈز, ان کے نیوی کے ہیڈز, ان کے ختم الانبیاء کے اہم ترین لوگ سب شہید ہوئے ہیں. آپ کو کوئی جنگ کے اندر فرق نظر آیا؟ آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ وہ ایک شہادت طلب سوسائٹی ہے, اور وہ ایک بڑی جنگ کے لیے پورے طور پہ آمادہ اور تیار ہے. لیکن دوسری طرف کیا سچویشن ہے؟ دوسری طرف آپ نے کل دیکھا ہے کہ اسرائیل کے صدر کے ساتھ کیا ہوا ہے اشکلون کے اندر جب وہ گیا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جو ناردن اسرائیل کے اندر میئر نے, قریات شمونہ کے میئر نے جو دھاڑے مار کے رویا ہے کہ یہ شہر گھوسٹ سٹی بن گیا ہے, یہاں اب رہنے کو کوئی تیار نہیں ہے, یہاں صرف وہ رہ جائے گا کہ جس کے پاس باہر نکلنے کو کوئی رستہ موجود نہیں ہے. تو اس ایکویشن کے ساتھ یہ کیسے آگے وہ چل سکتے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا کی اکانومی میں خود امریکہ کے اندر اکثر اسٹیٹ میں 50% سے 60% تک جو ہے وہ انرجی پرائس میں اضافہ ہے. کیا ان کے لیے افورڈیبلٹی ہے کہ وہ آگے چلائیں اس جنگ کو؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ایران کے پاس آپشن نہیں, ایران کے پاس آپشن ہے. ایران کی اکانومی بہتر ہوئی ہے, ایران کی کرنسی بہتر ہوئی ہے, ایران کا تیل بکنا شروع ہوا ہے. ایران جنگ کے دوران بہتر ہوئی ہے. جی ابھی جنگ کے بعد, یعنی جنگ شروع ہونے کے بعد, اس ایران پر جنگ مسلط ہونے کے بعد ایران کی کرنسی میں 10 سے 12% کا رائز آیا ہے, اور ایران کی آئل سیل جو ہے وہ 1979 سے اوپر چلی گئی ہیں. جنگ پہ چلتی ہے ان کی اکانومی. یہ اللہ کا لطف اور کرم ہے کہ دشمن جو پلان کیا تھا, اس کو ہم کہتے ہیں ماکروہ مکر اللہ. دشمن نے کیا تدبیر کی تھی کہ آپ کو پیرالائز کر دے گا. دشمن نے تدبیر کی تھی کہ ایران کو ڈس انٹیگریٹ کرے گا. آج ایران محکم کھڑا ہے. دشمن نے تدبیر کی تھی کہ ٹاپ لیڈرشپ کی شہادت کے ذریعے سے ایران کے اندر عوامی تقسیم کریٹ کر دے گا. آج ایران کے اندر عوام ایک پیج کے اوپر کھڑے ہیں. دشمن کی تدبیر یہ تھی کہ ان حملوں کے نتیجے میں ایران کو سرنڈر کرنے پر مجبور ہوں گے. آج ایران میں اگر کوئی سرنڈر کرنا چاہے گا تو عوام اس کی تکہ بوٹی کریں گے. یہ عوامی جنگ بن گئی ہے. آج 1 ملین لوگوں نے اپنے آپ کو انلسٹ کرایا ہے. اگر امریکہ جو ہے وہ بوٹ آن گراؤنڈ کی طرف آتا ہے تو وہ امریکہ کے مقابلے کے لیے اس طرح عوامی فوج بنانے کے لیے تیار ہے. اس ملت کے ساتھ جنگ لڑیں گے یہ. لہٰذا چیزیں طے ہو چکی ہیں. صرف یہ ہے کہ امریکہ نے شکست کا کون سا انداز اختیار کرنا ہے, یہ باقی ہے. ٹائم میٹر کرتا ہے. چیزیں جو ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرف معین ہو چکی ہیں. شکست امریکہ کے ماتھے پر لکھی جا چکی ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ میں ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.